प्रारंभिक शिक्षा। स्टीव जॉब की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मां क्लारा द्वारा दी गई, जिन्होंने जॉब को पढ़ना सिखाया और बाद में एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिला दिया। प्रारंभ में स्टीव जॉब ठीक तरह से पढ़ाई करते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन स्कूल की पढ़ाई से उनका मन उब गया। उनका दिमाग शैतानियों की तरफ चलने लगा। जल्द ही स्पष्ट हो गया कि जॉब को किसी का नेतृत्व या किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं है। उनमें एक अलग तरह की जिज्ञासा थी। वह स्वतंत्र रहना चाहते थे। मोंटालोग नाम का एक प्राथमिक विद्यालय उनके घर से 4 ब्लॉक की दूरी पर था। वह अपना अधिकांश समय खेल और शरारतों में बिताने लगे। स्कूल में ही रिक फेरिंगटन नाम का एक बालक उनका दोस्त हो गया। उन्हें भी शैतानी करने, मजाक करने और दूसरों की परेशानी में मज़ा आता था। दोनों मिलकर अपना शौक पूरा करने लगे। एक बार उन्होंने एक पोस्टर बनाया और पोस्टर के माध्यम से स्कूल के साथियों को सलाह दी कि स्कूल आते समय अपने पालतू जानवर स्कूल में लाओ। अगले दिन स्कूल पालक जानवरों से भर गया। शिक्षकों को यह पता लगा कि वह स्कूल की करतूत है, वह स्टीव की करतूत है, तो उन्होंने कहा यह तो पागल है। एक बार उन्होंने अपने कुछ साथियों से उसकी बाइकों में ताले के नंबर पूछ लिए। बाहर जाकर सभी तालों के नंबर इस प्रकार से मिलाए कि वे जल्दी बंद हो गए। कोई भी अपनी बाइक का ताला नहीं खोल पाया। देर रात तक सभी परेशान रहे। एक बार उन्होंने अपनी टीचर श्रीमती थुरमन की कुर्सी के नीचे विस्फोटक रख दिया। टीचर बहुत नर्वस हुई। यह सब शैतानियाँ तब हुई जब स्टीव जॉब तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। तीसरी कक्षा में ही उन्होंने शरारतों के चलते कई बार स्कूल से बाहर वापस भेजा गया, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं आया। स्कूल में कई शरारतों से उनके पिता पॉल जॉब्स कभी नहीं घबराए। वे स्टीव को स्पेशल मानते थे। उन्होंने शांति के साथ और अच्छे तरीके से स्टीव को समझाया। दूसरी ओर उन्होंने स्कूल के शिक्षकों को समझाया कि इनमें स्टीव का कोई दोष नहीं है। यदि आप पढ़ाई के प्रति इसका रुझान नहीं समझ सकते तो यह आपका दोष है। स्कूल में ही कई शरारतों के लिए पॉल ने स्टीव को कभी दंड नहीं दिया। यद्यपि पॉल के पिता शरारती थे और गलती करने पर उनके पिता द्वारा बेल्ट से उनकी पिटाई की जाती थी। उन्हें यह सब याद था, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र स्टीव के साथ ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे संवेदना का पाठ पढ़ाया जो जीवन पर्यंत स्टीव के काम आया। स्टीव कक्षा में पहुंचने पर स्कूल प्रशासन ने निर्णय लिया कि स्टीव और उसके दोस्त फ्लोरेंटिनो को अलग अलग कक्षा में रखा जाए। चौथी कक्षा की टीचर सुलझी हुई थी। उनका नाम इमोनेल हिल था। उन्हें टेडी के नाम से भी जाना जाता था। टीचर कुछ सप्ताहों तक स्टीव पर नज़र रखने लगी। अंत में उन्होंने सोचा कि स्टीव को रास्ते पर लाने के लिए कुछ न रिश्वत लेने का सहारा लिया। स्कूल की छुट्टी के समय एक दिन टीचर ने स्टीव को बुलाया और प्यार से स्टीव को एक कार्यपुस्तिका दी जिसमें गणित के प्रश्न थे। टीचर ने कहा, स्टीव, यह पुस्तक तुम घर ले जा सकते हो। साथ ही अपने लॉलीपॉप का एक बड़ा बंडल भी दिया। कहा कि यदि यह कार्यपुस्तिका दिए गए सवालों में से अधिकांश को हल कर लोगे तो तुम्हें $5 भी मिलेंगे, और मुझे विश्वास है कि तुम लोग ऐसा कर सकते हो। 2 दिन बाद स्टीव ने कार्यपुस्तिका लौटा दी जिसमें अधिकांश सवालों के जवाब सही थे। कुछ महीनों बाद स्टीव को रिश्वत की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसकी रुचि पढ़ाई में पहले से बढ़ गई। अब उनमें सीखने की इच्छा जागृत हो गई। टीचर स्टीव के लिए संतों के समान मार्गदर्शक सिद्ध हुए। वास्तव में टीचर ने देखा कि स्टीव में कुछ विशेष है और यदि उन्हें प्रेरित किया जाए तो वह कुछ विशेष कर सकता है। उन्होंने स्टीव को एक हॉबी किट दिया जिसमें कैमरा बनाने की तकनीक थी। एक बार स्टीव ने कहा कि मैंने अपने टीचर से बहुत कुछ सीखा है। यदि उन्होंने मुझे संभाला ना होता तो मैं शायद जेल में होता। मेरी कक्षा में वे मेरा हमेशा ख्याल रखती थी। उन्होंने मुझसे कुछ देखा होगा। वास्तव में स्टीव इंटेलिजेंट थे। चौथी कक्षा समाप्त होने पर टीचर श्रीमती हिल ने यह प्रस्ताव रखा कि स्टीव को 2 ग्रेड की प्रमोशन देकर सीधे 7वीं कक्षा में भेज दिया जाए ताकि वह
वो और अधिक मेहनत करके चैलेंज वाले काम कर सके। लेकिन स्टीव के माता पिता ने समझदारी दिखाते हुए केवल एक कक्षा का प्रमोशन स्वीकार किया। इस प्रकार स्टीव सीधे छठी कक्षा में पहुंच गया। अपने से बड़े बच्चों में के बीच में वैसे भी अपने आप को अकेलापन अलग थलग महसूस कर रहे थे। साथ ही स्कूल के साथी भी बदल गए थे। उच्च शिक्षा विद्यालय पुराने विद्यालय से लगभग 8 ब्लॉक की दूरी पर था, लेकिन वह एकदम बदनाम बस्ती के निकट था। वहाँ पर लड़के हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। स्कूल के रोब झाड़ने के लिए कभी कभी बच्चे चाकू तक लेके आते थे। बड़ा ही अफरा तफरी का माहौल रहता था। जब स्टीव उस स्कूल पहुंचे तब गैंग रेप्स के मामले में कुछ छात्र जेल भी जा चुके थे। कुश्ती की प्रतियोगिता में हारने के बाद पड़ोसी स्कूल की बसें भी तोड़फोड़ हुई थी। अतः स्कूल का माहौल स्टीव को पसंद नहीं आया। 7वीं कक्षा के बीच में पहुंचते पहुंचते स्टीव का मन स्कूल से उचट गया। उन्होंने अपने माता पिता को स्पष्ट बता दिया कि उनका स्कूल बदल दिया जाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि उनका स्कूल ना बदला गया तो वे पढ़ाई छोड़ देंगे। आर्थिक दृष्टि से उनकी यह मांग कठिन थी, क्योंकि पाल दंपति धनाढ्य नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की मांग को पूरी करने का निश्चय दिया। उन्होंने अच्छे स्कूल की खोज की और एक अच्छी बस्ती में मकान ले लिया। यह दक्षिण में 3 मील की दूरी पर था, जो एक पुरानी खुरानी के बाग में था। यह एक मंजिला मकान थी जिसमें 3 बेड थे और एक अन्य सुविधाएं भी थी। उनका मुख्य दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। मकान के फ्रंट के साथ यह शटर युक्त गैराज भी था, जो बाद में स्टीव की कार्यस्थली बना। सबसे अच्छी बात यह थी कि पास के में एक बहुत ही अच्छा सुरक्षित स्कूल था, जो चारों ओर से पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। स्टीव का प्रशिक्षण उनके पिता द्वारा बचपन से ही शुरू कर दिया गया था। स्टीव के पिता के को प्रारंभ से ही मशीनों और कारों का बेहद शौक था। स्टीव स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनके पिता में उच्च स्तर की क्राफ्टमैनशिप थी। मैंने क्राफ्टमैनशिप का पाठ अपने पिता से ही सीखा। मेरे पिता को डिजाइनिंग का भी उच्च स्तर का ज्ञान था। वह अपने काम को बड़े ही प्यार अंदाज से करते थे और मुझे भी अपने साथ काम पर लगाए हुए थे। मैकेनिक का काम उन्हें अच्छा ज्ञान भी था और गहरा शौक भी था। वे अपनी आवश्यकता की कैबिनेट आदि स्वयं बना लेते थे। वे कैबिनेट के उन हिस्सों को भी कुशलता से और सुंदरता से साथ बनाते थे जो अन्य की ओर छिपे थे। उनकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म थी। स्टीव को वे हमेशा कारों की डिजाइन, लाइन, वेलेंट, क्रोम आदि को बड़ी बारीकी से समझाते थे। स्टीव के पिता ने अपने गैरेज में ही एक मेज का औजार बना लिया। उसमें स्टीव का रूप केबिन का रूप दे दिया और जॉब से कहते थे कि स्टीव, यह तुम्हारी कार्यशाला है। लेकिन स्टीव का मन मैकेनिकल चीज़ों में नहीं लगता था, क्योंकि मशीनों और कारों के काम करते समय हाथ गंदे हो जाते थे। लेकिन वे अपने पिता को मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे गोद लिए हुए थे। अतः उनका अपने पिता के साथ विशेष लगाव था। पिता के लगाव के संबंध में एक घटना याद आती है। जब एक बार की बात है, जब स्टीव 8 वर्ष के थे, घर में पुराने कबाड़े में से स्टीव ने अपने पिता की एक तस्वीर ढूंढ निकाली। यह तस्वीर उस समय की थी जब पॉल जॉब तटरक्षक विभाग में नौकरी करते थे। स्टीव में व्यंजन रूप से नंगे बदन दिख रहे थे और जेम्स दिल जैसे लग रहे थे। तस्वीर देखकर स्टीव प्रसन्न के साथ उछल पड़े और बोले, वाह वाह वाह, मेरे पिता अपने ज़माने में कितने जवान और हैंडसम दिखते थे। यद्यपि स्टीव की धर्म में आस्था कम थी, लेकिन जब वे लगभग 13 वर्ष के थे तभी उनके पिता उन्हें रविवार को चर्च ले जाते थे। स्टीव मन से उनके पिता के साथ जाते थे। वर्ष 1968 में एक बाइक मैगजीन के कवर पेज पर एक तस्वीर छपी जिसमें स्कूल के को भूख से व्याकुल दिखाया गया। एक दिन के वे चर्च में पादरी महोदय से बोले, फादर, आप कहते हैं कि जब मैं अपने उंगली उठाने की सोचता हूँ तो मेरे उंगली उठने से पहले ही गॉड को पता चल जाता है। मैं कौन सी उंगली उठाऊंगा? फादर ने कहा, यस गॉड नो एवरीथिंग। तब स्टीव ने उस पत्रिका के कवर पेज को दिखाया और पूछा, गॉड का इन बच्चों के संबंध में क्या विचार है? फादर ने कहा, स्टीव, तुम नहीं समझोगे, लेकिन गॉड सब जानते हैं। बाद में स्टीव ने विद्रोही भाषा में कहा कि मैं ऐसे गॉड की पूजा नहीं करना चाहता। इसके बाद से वे चर्च नहीं गए। यद्यपि बाद में स्टीव धर्म के संबंध में तरह तरह की खोज करते रहे। स्टीव ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व जब अपने बगीचे में बैठे थे और उन्होंने मृत्यु का आभास हो गया था, तब उन्होंने अपने
भारत भ्रमण और अध्यात्म के संबंध में कहा था। उनके पास गॉड पर 50% विश्वास करने का आधार है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि दुनिया को चलाने वाला कोई व्यक्ति है। उनका कहना था कि सभी धर्म विभिन्न दरवाजों के माध्यम से अपने अनुयायियों को एक ही घर में ले जाते हैं और यह घर शायद गॉड का ही है। स्टीव के पिता इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान नहीं था, यद्यपि पुरानी कारों के इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे होते थे, जबकि स्टीव का पूरा झुकाव इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर था। सप्ताह के अंत में वह अपने पिता के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का पुराना सामान बेचने वाली दुकानों में जाते थे, तरह तरह के उपयोगी पार्ट छांटते थे। स्टीव के पिता सौदेबाजी में माहिर थे। वे स्कूल के काउंटर पर बैठे व्यक्ति से ज़्यादा जानते थे कि किस पुर्जे की कितनी कीमत है और यह पुर्जा कितना उपयोगी है, और तो सौदेबाजी में सामान सस्ता मिल जाएगा। बाद में उन पुर्जों का यथावत उपयोग किया जाता था। इस धंधे से स्टीव के पिता को काफ़ी कमाई हुई और उन्हें स्टीव के कॉलेज की पढ़ाई के लिए पर्याप्त धन एकत्रित कर लिया। इस प्रकार अपना वादा पूरा किया जो उन्होंने स्टीव को गोद लेते समय उनकी मां सिबल को दिया था। यहीं से स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा मिली। जिस बस्ती में स्टीव जॉब रहते थे, उन मकानों को मिस्टर जोसेफ आइचर नामक के बिल्डर ने बनाया था। उन्होंने 1950 से लेकर 1974 के मध्य कैलिफोर्निया डिवीजन में लगभग 11,000 मकान बनाए। ये मकान अत्यंत ही सुंदर और सस्ते थे। सस्ते होने के बावजूद मकान में सभी सुविधाएं युक्त थे। आइचर का मकान बनाने का कार्य फ्रेंड म्लाइड ड्रीज नामक समाज सुधारक के विचारों से प्रेरित था, जिन्होंने अमेरिका में सर्व समाज को सस्ता मकान मुहैया कराने का सपना देखा था। आइचर ने इस सपने को पूरा किया। स्टीव उन मकानों की डिजाइन, सुंदरता और सस्ता होने के कारण सर्व की सुलभता की बहुत प्रभावित थे, और उसी का प्रभाव था कि उन्होंने भी सपना देखा कि वे ऐसा उत्पाद बनाएंगे जो डिजाइन में बेजोड़ हो, सुंदर हो और इतना सरल और सस्ता हो कि सर्व सामान के लिए सुलभ हो। यहीं से उनके मन में अपनी एक कंपनी खोलने का विचार आया और बाद में यही प्रेरणा एप्पल की स्थापना का आधार बनी। जब एप्पल ने अपने उत्पादों के माध्यम से संसार में तहलका मचा कर रख दिया। एक बार जब पॉल दंपति स्टीव को अपने पुश्तैनी गांव में छुट्टियां बिताने और डेयरी फार्म दिखाने के लिए ले गए। वहां का ग्रामीण जीवन स्टीव को रास नहीं आया, लेकिन उन्होंने वहां एक घटना देखी जो जीवन का आधार बनी। डेयरी फार्म में एक गाय बछड़े को जन्म दे रही थी। बछड़ा पैदा होने के कुछ घंटे बाद ही उछल कूद करने लगा। स्टीव ने सोचा कि आदमी का बच्चा तो इतनी जल्दी ऐसा नहीं करता। आदमी को कुछ ही भी करने से लिए पहले सीखना होता है, जबकि इस बच्चे को कुछ नहीं सीखना पड़ा। स्टीव ने सोचा कहीं ना कहीं जानवर के शरीर में ऐसी कोई इंजन है जो दिमाग के निर्देश से तत्काल क्रियाशील हो जाता है। बाद में स्टीव ने इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की संज्ञा दी और इस कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। 9वीं कक्षा में स्टीव को होम स्ट्रीट नामक हाई स्कूल में दाखिला कराया गया, जब दुमंजिला और एक अच्छा विद्यालय था जो एक प्रसिद्ध पर्शियन आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर स्टीव के कुछ उम्र दोस्त बन गए जो स्मार्ट थे। स्टीव गणित, विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रखते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि के कारण स्टीव की शैतानियाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स से ही जुड़ी। कई बार स्टीव ने अपने घर में स्पीकर के तारों का जाल बिछाया। चूँकि स्पीकर माइक्रोफोन की तरह चलते थे, अतः स्टीव ने एक कंट्रोल रूम बनाया जहां बैठकर वह सुन सकते थे कि दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। एक रात्रि में स्टीव ने अपना हेडफोन लगाया और अपने पेरेंट्स के कमरे में आवाज़ सुनने लगे। उनके पिता ने शैतानी पकड़ ली और सजा के तौर पर इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। बाद में स्टीव लैरी लांग नामक इंजीनियरिंग के संपर्क में आए। लांग ने उन्हें कार्बन माइक्रोफोन दिया। बाद में स्टीव ने लांग और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की सहायता के लिए एक हेल्थ किट बनाया। लांग के साथ स्टीव हेलवेट पैकेट एक्सप्लोरर क्लब में गए, जहां 15 छात्रों का एक समूह था। इन छात्रों को आईटी के क्षेत्र में गहरा लगाव था। स्टीव ने डेटकॉम कंप्यूटर देखा। बाद में वहीं पर स्टीव ने कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक के पुर्जे भी बनाए। अपने पिता की सहायता से स्टीव ने अपनी पहली कार प्राप्त करने में सफलता पाई। जब वे लगभग 15 वर्ष के थे, इस कार को उनके पिता ने एजी इंजन नामक किट
दिया था। यद्यपि स्टीव का इस कार को लेना नहीं चाहते थे, लेकिन वे अपने पिता को मना करने अपने पास कार होने के गौरव को खत्म भी नहीं करना चाहते थे। यद्यपि 1 साल बाद उन्होंने अपने विभिन्न कार्यों में पैसा बचाकर एक लाल रंग की फिएट खरीद ली। इस कार को खरीदने और गुणवत्ता आदि की जांच में उनके पिता ने स्टीव की बहुत सहायता की। अपने स्वयं के बचाए हुए पैसे से कार खरीदना स्टीव को बहुत अच्छा लगा। जब वह अपने विद्यालय की जूनियर कक्षा में ही थे, तभी गर्मियों में उन्होंने मैरिजुआना का सेवन शुरू कर दिया। तब स्टीव 15 वर्ष के ही थे। एक दिन उनके पिता ने स्टीव की फिएट में कुछ खुराक पड़ी देख ली। पिता ने शांत भाव में कुछ जब मेरे पिता और मेरे पिता झगड़ा हुआ था, मेरे पिता चाहते थे कि मैं वादा करूं कि मैं भविष्य में नहीं पीऊंगा, लेकिन मैंने वादा नहीं किया। वास्तव में मेरे पिता भी बचपन से ALD के शिकार हो गए थे, इसलिए इस बुराई से वे अपने पुत्र को बचाना चाहते थे। कुछ समय बाद स्टीव ने सिलिकॉन वैली में जॉन मैकोनल्स द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में हिस्सा लिया। मैकोनल्स फौज की तरह सख्त अनुशासन वाले व्यक्ति थे, जबकि स्टीव किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते थे। स्टीव स्वतंत्र रहकर कुछ नया करना चाहते थे, अतः वह बाद में 3 वर्ष की अवधि के प्रशिक्षण कार्य को स्टीव ने 1 वर्ष में ही छोड़ दिया। बेहतरीन दोस्त। स्टीव जब 14 वर्ष के थे, तब उनकी मुलाकात अपने से 5 वर्ष बड़े स्टीवन वोज़नियाक से हुई। दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि थी, अतः जल्दी दोनों दोस्त हो गए। दोनों की मुलाकात का आधार वोज़नियाक का छोटा भाई था, जो स्टीव की तैराकी टीम का सदस्य था। यद्यपि वोज़नियाक स्नातक थे, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स का अधिक ज्ञान था, लेकिन वे देखते में हाई स्कूल के विद्यार्थी जैसे लगते थे। स्टीव जॉब्स और वोज़नियाक की पारिवारिक पृष्ठभूमि काफ़ी भिन्नता थी। यद्यपि स्टीव जॉब्स की तरह ही वोज़नियाक ने भी सब कुछ अपने पिता से सीखा था, लेकिन जहां स्टीव के पिता केवल हाई स्कूल के पिता हाई स्कूल थे, जबकि वोज़नियाक के पिता ने मिस्टर जेरी कार्टेल एक होनहार इंजीनियर थे। जेरी हमेशा चाहते थे कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा तुम दुनिया को चमका सकते हो और समाज को कुछ नया दे सकते हो। मैंने स्टीव के पिता ने अपनी गैरेज में स्टीव के लिए एक कार्यशाला बनाई थी। इसी प्रकार जब एक बार वोज़नियाक सप्ताह में अपने छुट्टी के लिए अपने पिता की कार्यशाला में गए, तो उनके पिता ने खिलौने के रूप में खेलने के लिए वोज़नियाक के सामने मेज पर बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट रख दिए। वोज़नियाक खेलने लगे, लेकिन खेलते हुए वोज़नियाक ने देखा कि उनके पिता वीडियो स्क्रीन पर कुछ कर रहे थे, लेकिन कुछ भी कर रहे थे वह महत्वपूर्ण और अच्छा था। वोज़ के पिता ने उन्हें व्यक्तिगत निर्माण एवं सामाजिक संवेदना आदि के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और ईमानदारी, वह भी उच्च स्तर की ईमानदारी पर विश्वास रखते थे। वोज़ ने बताया कि उन्हीं की सीख थी कि मैं जब भी कुछ झूठ नहीं बोलता। वेज के पिता ने यह भी सिखाया कि हमेशा ऊंची महत्वाकांक्षा रखो और वोज़नियाक अंत तक इन बातों का पालन करते रहे। जब वोज़नियाक 4वीं कक्षा में थे, तभी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स किट बनाया जो इंटरकॉम, लाइट और बजर आदि के काम करता था, और वेज में उन्होंने पड़ोस के 6 बच्चों के घरों में जोड़ कर रखा था। दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी में इतनी समानता था कि जिस उम्र में स्टीव हेल्थ किट बना रहे थे, उसी उम्र में वोज़नियाक ट्रांसमीटर को असेंबल कर रहे थे। लेकिन स्टीव को उस समय उनकी शैतानियों के कारण उनके पिता के से सहयोग नहीं दिया, जबकि वोज़नियाक के पिता उन्हें उत्साहित करते रहते थे। वोज़नियाक अपने पिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक संबंधित
पत्र पत्रिकाएं गंभीरता से पढ़ते थे, जिनमें माध्यम से कंप्यूटर आदि के बारे में नई नई जानकारियां मिलती थी। वेजिनियाक भी इंटेलिजेंट थे। 8वीं कक्षा तक पहुंचते वेजिनियाक ने एक कैलकुलेटर बनाया और स्थानीय एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के लिए चुने गए, जबकि इस प्रतियोगिता 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी शामिल थे। वेजिनियाक अपनी रुचि और व्यस्तता के कारण अपनी उम्र के समाज से कटे रहते थे। जिस उम्र में वे और लड़के लड़कियां डेट पर जाते थे, पार्टियां करते थे, उस उम्र में वेजिनियाक अपने एक सर्किट की डिजाइनिंग में मशहूर रहते थे। वह इतना अकेले हो गए कि कोई भी उनकी बात पसंद नहीं करता था। 12वीं कक्षा में उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाया जो कि टिक 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 की आवाज़ निकालता था। उन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल के साथ इसी डिवाइस से मजाक किया, जिसमें से उन्हें किशोर गृह में हिरासत में जाना पड़ा। वेजिनियाक वहाँ भी अपनी हरकत बाजनी है। वहाँ उन्होंने किशोर गृह में बंदियों को समझाया कि कैसे छत के पंखे के तार को काटकर गेट पर लगाने से जो गेट छुएगा उसे करंट लगेगा, मज़ा आएगा। वो स्वयं झटकों से नहीं डरते थे, क्योंकि वेज के लिए झटके आम थी। उन्होंने अपने लिए एक हार्डवेयर इंजीनियरिंग समझते थे। पढ़ाई के अंतिम वर्ष में वेजिनिया को सिवालियन कंपनी में पार्ट टाइम नौकरी मिल गई, जहां पर उन्होंने कंप्यूटर पर काम करने का अवसर मिला। वह कंप्यूटर की निर्देश पुस्तिका पढ़ते थे, रात में अपने घर में नई नई डिजाइन के आविष्कार पर काम करते थे। वह कंप्यूटर में कम से कम चिप का उपयोग करना चाहते थे। दिन में कंपनी के लिए काम करते थे, रात में अपनी संतुष्टि के लिए नई नई डिजाइन बनाते थे। पढ़ाई के अंतिम वर्ष तक आते आते वेजिनियाक ने कंप्यूटर संबंधी कुछ सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली और इस प्रकार वे कंप्यूटर के मास्टर हो गए। कुछ समय बाद वेजिनियाक ने धन कमाने की सोची। उन्होंने एक ऐसी कंपनी पूर्णकालिक नौकरी मिल गई जो कैलिफोर्निया मोटर व्हीकल के लिए कंप्यूटर बनाती थी। यह उनका मनपसंद काम था। काम के दौरान ही एक सहयोगी ने वेजिनियाक को कंप्यूटर का एक चित्र दिखाया और कंप्यूटर के स्पोर्ट्स पार्ट्स की देखकर कंप्यूटर बनाने का प्रस्ताव दिया। वेजिनियाक ने अपने व्यक्तिगत चुनौती माना और अपने दोस्त बिल फर्नांडो के गैरेज में काम शुरू कर दिया। अंत में उन्होंने अपना काम पूरा किया। कंप्यूटर बनाना ही वेजिनियाक की और स्टीव दोनों की दोस्ती का कारण बना, क्योंकि इसी दौरान फर्नांडो ने वेजिनिया को बताया कि तुम्हारी तरह ही एक शख्स होम स्पीड हाई है और तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मैं उसे भी जानता हूँ, अतः तुम्हें अपनी दोस्ती करनी चाहिए। उनका नाम स्टीव जॉब्स है। वह कभी तुम्हारी तरह ही शैतानियाँ करता है और तुम्हारी तरह ही इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी गहरी रुचि है। वेजिनिया के स्टीव जॉब्स से मिलने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार सिलिकॉन वैली में स्टीव जॉब्स और स्टीवन वेजिनिया का मिलन हुआ। समान रुचियों होने के कारण दोनों ही जल्दी दोस्त हो गए। बिल के घर के पास बैठकर एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी कहानियां सुनाते तथा इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी शैतानियों को याद करते मुस्कुराते रहते। वेजिनिया के याद करते हैं कि बहुत ही मामलों में हम समान थे। हम सोचते थे कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाया जाए जो मशहूर हो जाए। वेजिनियाक ने यह कमी थी कि वह जो भी डिज़ाइन बनाते थे उसका उन्हें ज्ञान तो बहुत होता था, लेकिन वे लोगों को अपने डिज़ाइन आदि को समझा नहीं पाते थे, जबकि स्टीव यह काम बहुत खूबी जानते थे। इसी गुण के कारण वेजिनियाक स्टीव को चाहते थे। इस दूसरी ओर वेजिनियाक भी ऊर्जा से भरपूर एक क्षमतावान इंजीनियर थे, जिसके कारण स्टीव वोज को चाहने लगे और दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक के बारे में सब बहुत कुछ सीखा। स्टीव बताते थे कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से अधिक परिपक्व था, जबकि वोज अपनी उम्र के कम परिपक्व लगते थे। वैसे तो ब्रिलियंट थे, लेकिन वह मेरी उम्र के समान ही लगते थे, अतः 5 वर्ष बड़े होने का कोई फर्क नहीं पड़ा। कंप्यूटर में रुचि के साथ साथ दोनों को म्यूजिक में भी काफ़ी रुचि थी। दोनों ही तरह तरह के शैतानियाँ सोचते रहते थे। इसी दौरान वेजिनिया ने एक साइंस पत्रिका में सीक्रेट ऑफ द लिटिल ब्लू बॉक्स नामक एक लेख पढ़ा। इस लेख में बताया गया था कि कैसे टेलीफोन से लंबी दूरी की कॉल की जा सकती है। वेजिनियाक ने स्टीव को फोन करके बुलाया और वह आर्टिकल पढ़ने के लिए दिया। इस लेख में उल्लेख था कि कैसे बिना किसी व्यक्तिगत भुगतान के लंबी दूरी की बात की जा सकती है। यह लेख
एक बिल सिस्टम टेक्निकल जर्नलिस्ट के में छपा था। दोनों ने पुस्तकालय में जाकर जर्नल ढूंढने का प्रयास किया। यद्यपि पुस्तकालय बंद था, लेकिन किसी तरह वह जर्नल ढूंढने में कामयाब रहे। बाद में एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की दुकान से आवश्यक पार्ट्स खरीदे और अपने पुराने अनुभवों के आधार पर अंततः ब्लू बॉक्स बनाने में सफल रहे। इसके माध्यम से उन्होंने लंबी दूरी से टेलीफोन करके कई लोगों के साथ मजाक किया। इस बॉक्स की लागत लगभग $40 थी, लेकिन उन्होंने इसे $150 में बाजार में बेचने का निश्चय किया। बाद में उन्होंने कई ब्लू बॉक्स बेचे। ब्लू बॉक्स की सफलता से दोनों का हौसला बढ़ा। उन्होंने ऐसा कि वे कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं। दोनों ने इस बात को महसूस किया कि वे कैसे साथ साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और विश्वास हो गया कि वे आपस में तकनीकी समस्या हल करके कोई भी उत्पाद बना सकते हैं। वोजिनियाक अच्छे इंजीनियर थे जो नए नए आविष्कार कर सकते थे, जबकि स्टीव उन उत्पादों को उपभोक्ता योग्य, सुंदर और आकर्षक बनाने में माहिर थे। स्टीव मार्केटिंग, पैकिंग और रंगों के संयोजन में माहिर थे। दोनों ही सही अटूट दोस्ती Apple I के जन्म का कारण बनी। गर्लफ्रेंड का साथ। होम स्टीव के अंतिम वर्ष कक्षा में समाप्त होने पर 1972 के बसंत में स्टीव ने क्रिस एन ब्रेनन नाम की लड़की के साथ बाहर जाना शुरू किया। यद्यपि ब्रेनन लगभग स्टीव की उम्र की थी, लेकिन वह विद्यालय में जूनियर थी। ब्रेनन आँख, बाल और गर्दन और अपने पैरों के लिए बहुत आकर्षक थी। उधर ब्रेनन भी अपने परिवार से परेशान थी। परिवार में उन्हें तवज्जो नहीं मिली। स्टीव और ब्रेनन दोनों एक एनिमेटेड पिक्चर में काम कर चुके थे, अतः बाहर आना जाना शुरू हो गया था। बाद में स्टीव ने कहा ब्रेनन उसकी प्रथम गर्लफ्रेंड है। ब्रेनन ने भी यह कहा कि स्टीव आकर्षक थे, इसलिए वह उनके साथ जुड़ सकी। स्टीव ने अपनी सेहत के लिए प्रति बहुत सचेत रहते थे। स्टीव केवल फल और सब्जियां खाते थे, इसलिए पतले व छरहरे थे। वे कंघों तथा लंबे बाल रखते थे। लोग कहते थे कि वह अब आधे पागल जैसे दिखते थे। 1972 की गर्मियों की छुट्टियों में स्टीव और ब्रेनन लॉस आल्टो की पहाड़ियों में एक केबिन में रहने चले गए। स्टीव ने अपने पेरेंट्स से कहा कि वे ब्रेनन के साथ पहाड़ी पर रहने जा रहे हैं। स्टीव के पिता ने विरोध किया, बोले नहीं, तुम नहीं जा सकते। यदि जाना है तो तुम्हें मेरे 100 के ऊपर से गुजर कर जाना होगा। वे कुछ दिन पहले स्टीव के मैरिजुएल पीने से वैसे ही आहत थे, लेकिन स्टीव काफ़ी उद्दंड हो गए थे। अतः उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी और पिता को गुड बाय कहा और बाहर निकल गए। पहाड़ी पर समय बिताने के लिए ब्रेनन पेंटिंग करती थी। उन्होंने जॉब्स की एक कृति भी बनाई और उसे दीवार पर टांग दिया। स्टीव को गिटार बनाने का शौक था, अतः वह अपने खाली समय में गिटार बजाते थे और कविता लिखते थे। गर्मियों के मध्य में स्टीव अपने एक स्कूल दोस्त के साथ अपनी लाल रंग की फिएट कार में जा रहे थे। रास्ते में कार में आग लग गई। स्टीव के मरते मरते बचे। बाद में काफ़ी भला बुरा कहने के बाद स्टीव के पिता कार को घर ले आए। अब कोई नई कार खरीदने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। एक दिन स्टीव अपने दोस्त वेनेजियल के साथ ही अंजा कॉलेज गए, जहां बुलेटिन बोर्ड पर एक विज्ञापन था। विज्ञापन में बताया गया था कि सेंट जोसेफ में वेस्ट गेट शॉपिंग सेंटर में 3000 प्रति घंटे की दर से कॉलेज स्टूडेंट की आवश्यकता है, जो बच्चों को रिझाने के लिए तरह तरह के रूप रख कर बच्चों के मध्य घूमेगा। स्टीव, ब्रेनन और वेनेजियल ने यह काम ले लिया। वोजिनियाक को चूंकि बच्चों से प्यार था, अतः उन्होंने यह काम बहुत पसंद आया और वोजिनियाक इसे एडवेंचर की तरह करने लगे। स्टीव को इस कार्य के लिए बहुत कष्ट होता था। उन्हें इन कपड़ों में भारीपन और गर्मी महसूस करते थे। स्टीव में सहनशीलता की कमी के कारण बच्चों पर गुस्सा भी आता था। कॉलेज शिक्षा।
स्टीव के माता पिता कुछ 17 वर्ष पहले सिबल ने किया गया अपना वादा याद था। उन्होंने स्टीव की कॉलेज शिक्षा के लिए पर्याप्त धन एकत्रित कर लिया था। वे अब चाहते थे कि स्टीव कॉलेज जाए, लेकिन स्टीव की इच्छा कुछ और ही थी। वह कॉलेज ना जाकर न्यूयॉर्क पहुँच कर कुछ और ही करना चाहते थे। जब उन्होंने माता पिता से कॉलेज जाने की जिद की तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। वे छोटे और सस्ते कॉलेज में नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने बर्कले कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला, जहां उनका दोस्त वेंचर पढ़ता था, और वह कॉलेज काफ़ी अच्छा और सस्ता भी था। उन्होंने स्टैनफोर्ड कॉलेज में भी दाखिला नहीं लिया, यद्यपि कॉलेज ने उन्हें स्कॉलरशिप का प्रस्ताव दिया था। उनका कहना था कि इन विद्यालयों में उनकी रुचि की पढ़ाई नहीं होती होगी। वे कलात्मक और स्वरुचिपूर्ण पढ़ाई चाहते थे। अतः उन्होंने पोर्टलैंड के एक मात्र मशहूर आर्ट कॉलेज रीड में प्रवेश के लिए आवेदन किया। यह एक महंगा कॉलेज था। जब रीड कॉलेज से प्रवेश का प्रस्ताव आया तब स्टीव के माता पिता ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि वे इतना महंगा कॉलेज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तब स्टीव ने धमकी दी कि वे पढ़ेंगे तो रीड कॉलेज में, अन्यथा नहीं। उन दिनों रीड कॉलेज में छात्रों की क्षमता केवल 1000 छात्रों की थी। वह कॉलेज हिप्पी स्टाइल के लिए जाने जाता था। स्टीव ने रीड कॉलेज में प्रवेश लिया। जब स्टीव के माता पिता ने रीड कॉलेज में छोड़ने के लिए गए तो स्टीव ने उन्हें कैंपस में नहीं जाने दिया और कॉलेज की डेट पर ही गुड बाय कर दिया। बाद में स्टीव को इस कृत्य का पछतावा रहा। वास्तव में स्टीव उन दिनों अपने क्षुब्ध थे कि वे नहीं चाहते थे कोई उनके माता पिता को जाने। वह चाहते थे उनकी पहचान अनाथ के रूप में ही हो, अर्थात उनकी कोई जड़ ना ढूंढ पाए, ना कोई संपर्क निकल सके। स्टीव ने बाद में पछतावे के रूप में कहा कि मुझे अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वास्तव में उन्होंने इतना किया कि मैं अपने कॉलेज तक पहुंच सका। वास्तव में यह बहुत शर्मनाक घटना थी। रीड कॉलेज में पढ़ाई के दौरान स्टीव की रुचि अचानक अध्यात्म की ओर जागृत हो गई और उन्हें अध्यात्म पर लिखी गई अनेक पुस्तकें पढ़ी। उन्हीं में से एक से बाबा रामदास द्वारा लिखित द बी हियर नाउ पुस्तक में स्टीव को बहुत प्रभावित किया। वोजिनियक के अलावा स्टीव का एक और जिगरी दोस्त था जिसका नाम था डेनियल कोटक था। कोटक एक धनी परिवार से था और बौद्ध धर्म में रुचि रखता था। रीड कॉलेज में स्टीव का ज़्यादातर समय अपने दोस्त कोटक और उसकी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ होल्ट्समैन के साथ व्यतीत होता था। धीरे धीरे उनकी आध्यात्म की ओर रुचि बढ़ी गई और वे हरे कृष्ण मंदिर भी जाने लगे, जहां पर शाकाहारी भोजन मिलता था। धीरे धीरे उन्होंने एक आध्यात्मिक केंद्र बनाया जहां पर मोमबत्ती, धार्मिक पुस्तकें आदि कुशल आदि लगा दिए। वहीं पर सब लोग ध्यान करने लगे। स्टीव की रुचि पूरे अध्यात्म की ओर थी, अतः उन्होंने जैन व बौद्ध धर्म में ज़्यादा रुचि नहीं ली। स्टीव और कोटक कभी कभी समय निकालकर जर्मनी में प्रचारित एक विशेष प्रकार का शतरंज का खेल भी खेलते थे। इस खेल में एलिजाबेथ मध्यस्थ होती थी क्योंकि वह खेल पीठ पीछे खेला जाता था। इसी दौरान स्टीव को शाकाहार के विषय में लिखी और पुस्तकें पढ़ने को मिली। कोटक और स्टीव दोनों पूर्णतः शाकाहारी हो गए। स्टीव को गाजर की सलाद और गाजर का जूस बहुत पसंद था। कुछ लोग कहते हैं कि शाकाहारी होने के कारण धीरे धीरे स्टीव का रंग संतरे जैसा हो गया था। एक बार स्टीव की मुलाकात रॉबर्ट इनफील्ड नामक युवक से हुई जो स्टीव से 4 वर्ष बड़ा था, लेकिन वह नशे का आदी था। एक बार वो नशे की गोलियां रखने के कारण गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन उसे इस बात का कोई दुख नहीं था। वह जेल जाने के कारण अपने को हीरो महसूस करता था। फ्रीडलैंड ने भारत के धर्म गुरु बाबा रामदास और नील करोली बाबा के संबंध में सुना और उनकी खोज में 1973 में भारत आ गए। बाद में जब यह वापस पहुंचे तो सन्यासियों के भेष में थे। बाद में रॉबर्ट ग्रीनफील्ड ने 220 एकड़ के अपने सेब के बागान को आश्रम बना दिया। इस आश्रम में स्टीव, कोटक और एलिजाबेथ काफ़ी दिनों तक रहे और शाकाहारी बने।
रहे। इसी प्रकार स्टीव का समय धीरे धीरे कट गया। वे पेरेंट्स से ज़्यादा संपर्क में नहीं रख रहे थे। अलविदा कॉलेज। जल्दी स्टीव कॉलेज की पढ़ाई से बोर हो गए थे। रीड कॉलेज पढ़ाई और कोर्स में के मामले में सख्त था, लेकिन स्टीव को कोर्स में रुचि नहीं थी। एक बार अपना दोस्त वेंजुलेक स्टीव से मिलने उनके कॉलेज कैंपस में आया। स्टीव ने अपने दोस्त से कहा कि कॉलेज चाहता है कि मैं नियमित रूप से क्लास में आऊं, जबकि मैंने नहीं चाहता। वेंजुलेक ने कहा, इसमें गलत क्या है, क्लास में तो जाना ही चाहिए। लेकिन वेंजुलेक के समझाने के बाद स्टीव ने क्लास जाने से मना कर दिया। उनकी चाहत कुछ और ही थी। वे चाहते थे कि वे नृत्य कक्षाओं में जहाँ क्रिएटिविटी और लड़कियों के साथ दोनों मिले, लेकिन स्टीव का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। एक बार स्टीव ने स्वीकार किया कि वह मेरी गलती थी। मेरे पेरेंट्स मध्यवर्गीय थे। उन्होंने पाई जोड़कर मेरी ट्यूशन फीस की व्यवस्था की, लेकिन मैं उनकी आशाओं में खरा नहीं उतरा। स्टीव कहते हैं कि मुझे स्वयं पता नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो कॉलेज मेरे लिए क्या मदद करता। मेरे पेरेंट्स ने ज़िंदगी भर जो कमाया था मैंने उसे बिना किसी उपलब्धि के खर्च कर दिया। वैसे वास्तव में स्टीव रीड की कॉलेज को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि उन्हें ट्यूशन फीस न चुकाने पड़े और उन क्लासेस में ना जाना पड़े जिसमें रुचि रहती है। जबकि रीड कॉलेज में डीन चाहते थे कि स्टीव को वो स्वीकार नहीं है और कुछ उन्हें बताया जाए, वरन वे हर बात अपने दृष्टिकोण से परीक्षण करते हैं। अंततः स्टीव ने कॉलेज छोड़ दिया। वे एक सेमेस्टर ही रीड कॉलेज में विद्यार्थी रहे। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव ने कैलीग्राफ की कक्षा में प्रवेश ले लिया। कैलीग्राफी में उन्होंने विभिन्न किस्म के अक्षरों के बीच कम ज़्यादा जगह छोड़ने के संबंध में सीखा। इससे अक्षरों की सुंदरता बढ़ती थी। यद्यपि वे चाहते थे कि वो विद्या करके काम नहीं आने वाली, लेकिन वे चाहते थे कि सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। स्टीव याद करते हैं कि यदि उन्होंने कॉलेज छोड़कर कैलीग्राफी ना सीखी होती तो शायद मेरा कंप्यूटर अभी अस्तित्व में ना आता, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई से मैक कंप्यूटर के पास विभिन्न चौड़ाई और दो अक्षरों के बीच अलग अलग खाली जगह वाले फॉन्ट नहीं सीखे जा सकते थे। यह पहला कंप्यूटर था जिसमें अक्षर काफ़ी सुंदर थे और यह कैलीग्राफी का ही कमाल था। यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। स्टीव यह भी बताते हैं कि कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने दोस्तों से बहुत मदद की। पहली नौकरी। रीड कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव अपने पेरेंट्स के पास रहने के लिए चले गए और नौकरी की तलाश करने लगे। उन्हीं दिनों एक स्थानीय अखबार में क्लासिफाइड विज्ञापन निकला जिसमें टेक्नोलॉजी में हेल्प करने के लिए विज्ञापन छपे हुए थे। शीर्षक था, लुत्फ उठाओ, धन कमाओ। उन्हीं विज्ञापनों में से स्टीव ने एक विज्ञापन छांटकर वीडियो गेम बनाने वाली अटारी कंपनी में जाने का निश्चय किया। अटारी कंपनी के मालिक अद्भुत थे। उन्हें सिगार पीने तथा लंबी बैठकें करने का शौक था। कंपनी ने पोग नाम का वीडियो गेम बनाया था जिसे दो लोग मिलकर खेलते थे। यह पुराना हो गया था। जिस समय स्टीव अटारी में नौकरी के लिए पहुंचे, उन्हें गैरी सैंड बाल पड़े हुए कपड़े गंदे और हिप्पी नुमा लगते थे। किसी भी तरह से वे अच्छे व्यक्ति नजर नहीं आते थे। लेकिन उन्होंने कंपनी की लॉबी में घोषणा कर दी कि वे बिना नौकरी लिए वापस नहीं जाएंगे। कंपनी के कर्मचारियों ने मालिकों की सूचना दी। स्टीव जॉब्स को बुलाया गया। इंटरव्यू हुआ। कंपनी के मालिक ने स्टीव की बुद्धिमत्ता, जुनून आदि से आधार पर परख लिया। स्टीव काम का आदमी हो सकता है। अतः प्रथम 50 कर्मचारियों के साथ $5 प्रति घंटे की दर से स्टीव को नौकरी मिल गई। इस प्रकार वह स्टीव जॉब्स की प्रथम नौकरी थी। अटारी कंपनी ने स्टीव को डॉन लैंग नामक इंजीनियर की देखरेख में काम सौंपा, लेकिन डॉन लैंग ने स्टीव को अपने साथ रखना स्वीकार नहीं किया क्योंकि स्टीव के शरीर से अजीब तरह की गंध आती थी। लैंग चाहते थे कि स्टीव को नौकरी से हटा दिया जाए, लेकिन कंपनी ने मालिक ने स्टीव को रात्रि की पाली में काम करने के लिए तैयार कर लिया। काम के दौरान स्टीव ने अटारी के लिए अच्छे और सुंदर तथा
सरल वीडियो गेम बनाने का सुझाव रखा। पूछ परामर्श भी लिए। अटारी में ही काम के दौरान एक सहयोगी ने बताया कि उन्हें स्टॉल मशीन बनाने की कंपनी स्थापित करनी थी, लेकिन कंपनी बंद हो गई थी। स्टीव ने उन्हें पुनः कंपनी चालू करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन यह कंपनी चलाने के लिए तैयार नहीं था। यहीं से स्टीव को अपनी कंपनी बनाने की दूसरी प्रेरणा मिली। उन्होंने सोचा कि जब एक साधारण इंजीनियर अपनी कंपनी बना सकता है तो वे क्यों नहीं बना सकते। भारत भ्रमण। वर्ष 1974 में स्टीव ने दोस्त रॉबर्ट फ्रिडलैंड ने भारत का भ्रमण किया था, और जब स्टीव अपने दोस्तों के साथ फ्रिडलैंड के आश्रम में रह रहे थे, तभी फ्रिडलैंड ने स्टीव को सलाह दी थी कि यदि अध्यात्म भूख मिटानी है तो भारत भ्रमण पर जाओ। वैसे यह बात स्टीव के मन में पहले से ही थी, अतः भारत भ्रमण के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए ही स्टीव ने अटारी के नौकरी की थी। रॉबर्ट ने स्टीव को भारत में नील करोरी बाबा जी ने लोग महाराजा जी कहते थे के बारे में बताया था। स्टीव ने अपने दोस्त कोटक के सामने भारत भ्रमण का प्रस्ताव रखा। वास्तव में भारत भ्रमण के द्वारा स्टीव कुछ जानना चाहते थे। स्टीव के मन में तीव्र इच्छा थी कि मैं जानूं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। क्या इस तरह के अनेक प्रश्न थे जिसका समाधान स्टीव चाहते थे। बाद में स्टीव ने दोस्त कोटक ने ही रास्ते बताए कि चूँकि स्टीव अपने जन्मदाता पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, अतः वे अपने खालीपन महसूस करते थे, इसलिए उनकी अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ गई। जब स्टीव ने भारत जाने का निश्चय कर लिया, तब उन्होंने अटारी से अपने सीनियर इंजीनियर मिस्टर अल्फोंड को बताया कि वे नौकरी छोड़कर गुरु की खोज में भारत जा रहे हैं। अब तक अटारी स्टाफ को उसकी योग्यता की जानकारी हो चुकी थी। सीनियर इंजीनियर के अनुसार अटारी को उसकी सेवाओं की आवश्यकता थी। उधर अटारी कंपनी का एक माल ऑफिस म्यूनिख में था, जहां उत्पादों की फिनिशिंग टच देकर थोक विक्रेताओं को आपूर्ति दी जाती थी। म्यूजिक में उत्पाद में कुछ कमियां आ गई थी जिन्हें दूर करना था। अल्फोंड ने स्टीव को सामने प्रस्ताव रखा कि पहले म्यूनिख जाकर कंपनी का काम करे, उसका भुगतान ले, फिर भारत भ्रमण पर जाए। उन्होंने कंपनी का काम भी हो जाएगा और स्टीव ने भ्रमण के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। म्यूनिख से भारत जाना कम खर्चीला भी होगा। स्टीव ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कंपनी के खर्च पर स्टीव म्यूनिच पहुंचे। कंपनी ने प्रोडक्ट की कमियां दूर की, लेकिन वहां के मैनेजर ने अटारी कंपनी के इंजीनियर मिस्टर अल्फोंड से शिकायत की कि उनके इंजीनियर का पहनावा और उनकी गंध असहनीय है और उसका व्यवहार रूखा है। अल्फोंड ने पूछा, प्रोडक्ट की कमी दूर हो गई या नहीं। मैनेजर ने बताया, काम हो गया है। अल्फोंड ने कहा, यदि भविष्य में कोई समस्या आए तो पुनः सूचित करना। मेरे पास स्टीव से अधिक योग्य इंजीनियर है। उधर स्टीव ने भी शिकायत की कि जर्मन मैनेजर ने मीट और आलू खिलाना चाहता था, जिसको शाकाहारी कहना संभव नहीं था। अल्फोंड ने दोनों की शिकायत सुन ली। वे चाहते थे कि किसी तरह से कंपनी का काम होता रहे, अतः उन्होंने दोनों को कुछ नहीं कहा। म्यूनिख के बाद स्टीव के थोक विक्रेता से मशहूर म्यूनिख के बाद स्टीव ने कंपनी के थोक विक्रेता के शहर तुरीन गए। थोक विक्रेता ने स्टीव की अच्छी आवभगत की। वहां पर उन्हें रात्रि में भोजन के लिए एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहता था जहां कोई मीनू नहीं होता है, केवल 8 मेज लगी रहती हैं। भोजन लेने वाला व्यक्ति जो भी फरमाइश करता था वह तुरंत मुहैया करके परोसा जाता था। स्टीव को यह व्यवस्था बहुत पसंद आई। इसके बाद स्टीव ने लुगाना, स्विट्जरलैंड आदि स्थानों पर भी भ्रमण किया। अप्रैल के महीने में स्टीव नई दिल्ली पहुंचे। वहां हवा से गर्म थपेड़ों ने उनका स्वागत किया। जिस होटल में स्टीव को ठहरना था वह पहले से ही फुल था। उनके टैक्सी ड्राइवर ने एक साधारण सी जगह दिलाई। यहाँ स्टीव बुखार से पीड़ित हो गए और उनका वजन एक सप्ताह में 160 पाउंड से 120 पाउंड रह गया। जब स्टीव कुछ स्वस्थ हुए तो उन्हें दिल्ली छोड़ने का निश्चय लिया और गंगा के तट पर स्थित शहर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में उन्हें उन दिनों महाकुंभ का मेला था। हरिद्वार में चारों ओर लोग ही लोग दिख रहे थे। जगह जगह टेंट तंबू लगे हुए थे। चारों ओर
और धार्मिक प्रवचन चल रहे थे। यहाँ पर स्टीव का मन नहीं लगा और वे ट्रेन के और बस की यात्रा करके नैनीताल के एक गांव में पहुंचे जो हिमालय की तलहटी पर बसा था। इस गांव में के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर नीलकंठोरी बाबा रहते थे। लेकिन जब स्टीव वहाँ पहुँचे तब तक महाराजा जी जिंदा नहीं थे। स्टीव जॉब ने वहाँ पर एक परिवार में एक कमरा किराए पर ले लिया। मकान मालिक ने उन्हें इसके लिए शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की। एक प्रकार से स्टीव इस परिवार के पेइंग गेस्ट हो गए। स्टीव बताते हैं कि उस परिवार में पहले से ही कोई पेइंग गेस्ट रह रहा था जो वहाँ पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नाम की एक पुस्तक छोड़कर गया था जो अंग्रेजी भाषा में थी। स्टीव ने उस पुस्तक को कई बार पढ़ा क्योंकि वहाँ पर उनके लिए कोई और काम नहीं था। वे मन की शांति की खोज में गांव-गांव घूम रहे थे। इस पुस्तक में उनकी आध्यात्मिक प्रति रुचि और गहरी हो गई। स्टीव जॉब याद करते हैं, एक दिन यहाँ वहाँ भटकने के दौरान ही एक धार्मिक समूह में टकरा गए जो किसी धार्मिक समारोह में भाग लेने जा रहा था। थोड़ी दूर पर समारोह चल रहा था। इस धार्मिक समारोह में एक बाबा और उसके शिष्यों की पूरी फौज थी। कुछ स्वादिष्ट और लजीज पकवानों की महक रह कर आ रही थी। मुझे लंबे समय से मनपसंद शाकाहारी लजीज व्यंजन खाने को नहीं मिले थे। मैंने बाबा जी को प्रणाम किया और खाना खाने बैठ गया। जब बाबा जी ने मुझ गोरे युवक को खाना खाते देखा तो वो मेरे पास आकर बैठ गया और ठहाके लगाने लगे। बाबा जी को अंग्रेजी नहीं आती थी और मैं भी टूटी फूटी हिंदी बोल पाता था। बाबा जी ने मुझे कहा, अभी तुम बच्चे हो, और मेरा हाथ पकड़कर पहाड़ की ओर चल दिए। मुझे बड़ा अजीब लगा कि जिस बाबा की एक झलक पाने के लिए हजारों हिंदू भक्त चले आ रहे थे वही बाबा उसका हाथ पकड़कर लिए जा रहे थे। मैंने कोई विरोध नहीं किया। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां पर एक छोटा सा कुआं और तालाब था। बाबा जी ने मेरा सिर पकड़कर पानी में डुबोया और अपनी जेब से रेजर निकालकर मेरा मुंडन कर दिया। मेरे हिप्पी वाले लंबे बाल धराशायी हो गए। यद्यपि मेरी समझ में यह नहीं आया कि इतनी सारी भीड़ को छोड़कर बाबा जी ने मुझे ही क्यों पकड़ा और पहाड़ की चोटी पर क्यों इसका मुंडन किया। यद्यपि बाबा जी ने अपनी भाषा में कह रहे थे कि वे मेरी सेहत बचा सकते हैं। गर्मियों के प्रारंभ में डेनियल कोटक की भारत आ गए थे। स्टीव जॉब्स कोटक से मिलने के लिए दिल्ली लौट आए। इस बीच स्टीव गुरु की खोज नहीं कर पाए, लेकिन अध्यात्म की ओर उनकी रुचि बढ़ती गई। इसके बावजूद उन्हें आंतरिक शांति नहीं मिली। दिल्ली से वे कोटक के साथ मनाली चले गए। मनाली में कोटक का स्लीपिंग बैग चोरी हो गया जिसे ट्रैवल चेक भी थे। स्टीव ने कोटक के लिए दिल्ली वापसी के लिए टिकट और खर्च के लिए कुछ धनराशि की व्यवस्था की। स्टीव भारत में लगभग 7 माह तक रहे। इस बीच वे अपने पेरेंट्स को कुछ पत्र भी ही लिख पाए। एक दिन उनके पिता की सूचना आई कि वे ऑकलैंड एयरपोर्ट पर उसे लेने आ रहे हैं। जब स्टीव एयरपोर्ट पर पहुंचे तब उनका सिर मुंडन किया हुआ था। उन्होंने सन्यासियों वाले वस्त्र पहन रखे थे तथा उनकी त्वचा का रंग भी गेहुआ हो गया था। एयरपोर्ट पर जहां स्टीव बैठे हुए थे वहां से उनके पेरेंट्स कई बार गुजरे, लेकिन वे स्टीव को नहीं पहचाने। उनकी माँ को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सन्यासी वेश में स्टीव की ओर गहराई से देखा और चिल्लाई, यह रहा स्टीव। स्टीव ने अपने पेरेंट्स को प्रणाम किया। घर वापस आने पर स्टीव की आध्यात्म की भूख नहीं मिटी। उन्होंने स्थानीय पर अपने दोस्तों के साथ ध्यान लगाया, अध्यात्म, साहित्य पढ़ना आदि का काम जारी रखा। पुनः नौकरी। एक दिन अटारी के मुख्य इंजीनियर अल्फोन ने अपनी ऑफिस में बैठे हुए थे। यह 1975 के प्रारंभ का समय था। उनके एक कर्मचारी ने धमकाया कि स्टीव लौट आया है। अल्फोन ने कहा कि उन्हें तुरंत लाओ। जब अल्फोन के पास पहुंचे तो वे सन्यासियों के भेष में थे। उन्होंने अल्फोन को बी हियर नाउ का नाम की एक पुस्तक भेंट की और इस पुस्तक पढ़ने का अनुरोध किया। जब साथ ही कहा, क्या मैं आपकी नौकरी वापस पा सकता हूं? अल्फोन ने तुरंत ही हाँ कह दिया क्योंकि अल्फोन को उनकी योग्यता से परिचित थे। यद्यपि उन्हें
समय स्टीव हरे कृष्णा ग्रुप के सदस्य जैसे लग रहे थे। नौकरी के वापस मिलने के पर समझदारी दिखाते हुए स्टीव ने पुनः रात्रि की पाली में ही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने घनिष्ठ दोस्त वेजनियाक, जो कि वहीं पर एचपी कंपनी में काम करते थे, रात्रि के समय वीडियो गेम खेलने के लालच में स्टीव के पास आ जाते थे। इस प्रकार दोनों की दोस्ती काफी समय साथ साथ बिताते थे। 1975 की गर्मियों में अटारी के मालिक बुसनेल ने देखा कि पोंग नाम का वीडियो गेम काफ़ी पुराना हो गया है। उन्होंने पोंग को नया रूप देने का निश्चय लिया, जिसमें केवल एक व्यक्ति ही गेम खेल सके तथा पैडिल का प्रयोग न करना पड़े। उन्होंने स्टीव को अपने ऑफिस में बुलाया और ब्लैक बोर्ड में कुछ इस तरह के गेम का एक खाका दिखाया और कहा कि इसकी डिजाइनिंग करो। यदि इसमें 50 से कम चिप का उपयोग होगा तो आपको कम ही गई प्रत्येक चिप के लिए निर्धारित फीस के अलावा बोनस भी मिलेगा। बुसलेन जानते थे कि स्टीव एक कुशल इंजीनियर नहीं है, लेकिन वह यह भी जानते थे कि वोजनियाक एक कुशल इंजीनियर है और वह स्टीव का गहरा दोस्त है। स्टीव इस काम में वोजनियाक को अवश्य लगाएगा। चूँकि वोजनियाक दूसरी कंपनी के लिए काम करते थे, अतः बुसलेन सीधे वोजनियाक के सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं रख सकते थे। स्टीव को इस प्रस्ताव अच्छा लगा, अतः उन्होंने वोजनियाक की सहायता लेने का मन बनाया। जब स्टीव ने वोजनियाक के सामने इस कार्य का प्रस्ताव रखा तो वोजनियाक तत्काल तैयार हो गए, क्योंकि वोजनियाक इस बात से उत्साहित थे कि उनके द्वारा डिजाइन किए गए गेम का आम जनता उपयोग करेगी। उन्हें इस प्रस्ताव पर खुशी हुई। स्टीव ने वोजनियाक को यह भी बताया कि वह काम 4 दिन में पूरा करना है, वह भी कम से कम चिप्स का उपयोग करके। यद्यपि स्टीव चाहते थे कि वह इस तरह का काम कोई भी साधारण इंजीनियर महीनों में पूरा कर पाएगा। जब वोजनियाक के सामने कोई विकल्प नहीं था तो उन्होंने काम पूरा करना ही था। दिन में वोजनियाक ने कागज पर खाका तैयार किया और लगातार 4 रातें काम करते हुए काम को पूरा कर लिया। इस काम में स्टीव ने वोजनियाक को भरपूर सहयोग दिया। इस गेम में केवल 45 चिप्स का उपयोग किया गया। स्टीव ने इस काम की आधी फीस वोजनियाक को दे दी। यद्यपि बोनस के संबंध में स्टीव और वोजनियाक के मध्य अंत तक विवाद रहा। दोनों एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन दोनों की दोस्ती अटूट रही। वोजनियाक कहते हैं कि स्टीव ने बोनस की बात छिपा ली, जबकि स्टीव कहते थे कि उन्हें याद नहीं कि उन्हें बोनस की आधी रकम वोजनियाक को दी या नहीं।